भारत को नीचा दिखाने वाले, पाकिस्तान का पक्ष लेने वालों के साथ राहुल गांधी की दोस्ती है, मिल रहे हैं उनसे अमेरिका में। और इस देश में सिखों के बारे में उन्होंने क्या कहा, उस पर तो आपने गुरपतवंत सिंह पन्नू का बयान भी देख लिया है और पढ़ भी लिया है। और ये जो रिजर्वेशंस, आरक्षण के बारे में जो कहा, मैं पूछना चाहती हूं ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप और जो अलायंस पार्टनर्स हैं आपके लब सिले हुए हैं, कुछ आपके मुंह से नहीं निकलता आपके देश के खिलाफ, हम सब के देश के खिलाफ, जब इस तरह का काम होता है? नहीं, हमारे लब आज़ाद हैं, बिल्कुल सिले हुए नहीं हैं। और हमारे जहाँ देश के लिए ज़रूरत पड़ेगी, केवल बोलना नहीं, देश को जान देने की ज़रूरत भी पड़ेगी, खून की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी हम देने को तैयार हैं। देश की रक्षा के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, देश में न्यायिक व्यवस्था लागू करने के लिए। इल्हान उमर का जो पीओके पे स्टैंड है, उसके साथ कोई नहीं है देश से, हम उसका समर्थन नहीं कर सकते। खालिस्तान पर जो पन्नू का स्टैंड है, उसका कोई समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन राहुल गांधी के लिए या किसी विपक्ष के नेता के लिए ये कह देना कि वो देशद्रोही हैं, देश तोड़ने के षड्यंत्र में शामिल हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, ये बहुत ही आपत्तिजनक और बहुत ही गलत बात है। ये भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की जानी पहचानी कल्चर है, संस्कृति है, इनकी कार्यशैली है। ये विपक्ष के नेताओं का चरित्रहनन करते हैं, उन्हें आरोपित करते हैं, उनके बारे में झूठ फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। ये दोनों बयानों को गलत कोट कर रहे हैं। ना तो राहुल गांधी ने आरक्षण ख़त्म करने की बात की है, ना राहुल गांधी ने ये कहा है कि भारत में किसी सिख को पगड़ी पहनने की मनाही है या कड़ा पहनने की मनाही है। वो दोनों बातें जो कह रहे थे, जब आप विस्तार से पूछेंगे तो मैं उसका विश्लेषण करूंगा। दोनों बातें उन्होंने सही कही हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है जो वो कह रहे हैं। और एक अच्छे नेता को, जनप्रिय नेता को, देश की चिंता करने वाले नेता को ऐसे विषयों पर बोलना चाहिए। और राहुल गांधी कहीं यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात कर रहे हैं, कहीं वहाँ के सांसदों से बात कर रहे हैं, कहीं मजदूरों से बात कर रहे हैं, कहीं भारतीयों से बात कर रहे हैं। ये एक नेता को भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिलना चाहिए, अनुभव इकट्ठे करने चाहिए, ताकि देश और दुनिया के बारे में उसकी समझ स्पष्ट हो सके। अनुभव उनसे ही इकट्ठा होता है जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। पहला सवाल तो ये पूछूंगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल की डायरेक्टर सरिता पांडे से वो जून 23 में मिले। 2017 में डोकलाम विवाद के समय वो चीन के राजदूत से मिल रहे थे। 2008 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन कर रहे थे। अब इल्हान उमर के साथ, बांग्लादेशी पत्रकार के साथ। मैं पूछ रही हूं कि भारत को सपोर्ट करने वाली शक्तियां उनके साथ नहीं है। और सिखों पर अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा तो शहजाद पूनावाला इतनी तालियां गुरपतवंत सिंह पन्नू क्यों बजा रहे हैं? और उसका खंडन नहीं किया। पर मैं एक ही बात, भाटी जी ने कहा कि आरक्षण के विषय पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, गलत जो था ये नहीं बोला जो आप कह रहे हो। भाटी जी, आप कुछ आदत बन चुकी है आजकल कि हर बार आप मेरे बीच में बोलते हो। कोई ऐसी व्यक्ति, मुझे आप मिसकोट करोगे तो मैं बोलूंगा। अच्छा, मैं आपके सामने मैं आपको फिर से ठीक से कोट करता हूं। आपने कहा कि आरक्षण के विषय में राहुल जी ने कुछ गलत नहीं बोला। हाँ, यस। तो मायावती जी को आपने झूठा बोल दिया। बिल्कुल, मायावती जी झूठी है। बिल्कुल। देखिए, बहन मायावती, मेरे 10,000 उनसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर आज भाटी जी, जिन्होंने आरक्षण पदोन्नति में नहीं होना चाहिए, उनकी पार्टी का ऐतिहासिक स्टैंड था, वो बहन मायावती को झूठा बोल रहे हैं। जाटव समाज देख ले। मैं बोलूं मैं बोल दी अपनी बात, मेरी बात पहुंच गई जहां पहुंचती थी। हाँ, नहीं, ठीक बात। आरक्षण पर राहुल गांधी ने ये कहा है कि जब तक समानता ना आ जाए तब तक आरक्षण को खत्म करने के बारे में सोचा नहीं जा सकता। दूसरी बात, आप आरक्षण के, आपकी पार्टी आरक्षण की विरोधी है, आरक्षण को खत्म कर रही है, तो हाईकोर्ट सिद्ध कर चुका। उत्तर प्रदेश आरक्षण का मुद्दा जो है वो कल का था, हो चुका। और उस पर जिस तरह से बयान आए हैं वो दिखाता है कि कैसे डिफेंसिव क्रिकेट आप खेल रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आपसे इतना ही है कि ऐसी कौन सी प्रवृत्ति है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि राहुल गांधी कभी वहां खड़े पाए जाते हैं जहां कहा जाता है कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, वहां पाए जाते हैं जहां पाकिस्तानी सपोर्टर्स होते हैं। इल्हम उमर जो पीओके पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड ट्रिप पे चली जाती हैं, जिन्हें सरकार अमेरिका की ने नहीं भेजा था, ये उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था। ये ऐसी कौन सी मजबूरी है कि राहुल गांधी के लिए
लिए तालियां बजती है तो उनसे जो भारत से पंजाब का हिस्सा ले लेना चाहते हैं, ये कौन सी मजबूरी है? और फिर भी समाजवादी पार्टी की कौन सी मजबूरी है जो उनको सपोर्ट करते रहते हैं? नविका जी, पहली बात तो मुझे आज कोई मजबूरी किसी की नहीं होनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता हैं, हम पत्रकार हैं, सबकी सोच होती है, उस सोच के आधार पर दर्शक हमारे बारे में तय भी करते हैं और तय करना चाहिए। जैसे हमें बोलने का अधिकार है, वैसे दर्शकों को तय करने का अधिकार है। लेकिन आज किसी भी खिड़की में कटे हुए किसी भी व्यक्ति की आवाज दूसरी नहीं होनी चाहिए। आज राजनीति वाला गोलमोल खिचड़ी और उसमें सब मिला देना, ये करने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? ये कुतर्क जहां जा रहा है, और मैं फिर से कह रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष के मुंह से निकली हुई बात और आतंकवादी के मुंह से निकली हुई बात, शब्दावली, वाक्य विन्यास अगर एक होने लगे तो ये खतरनाक है। अब देशद्रोही राहुल गांधी हैं या नहीं, और कोई कह भी देगा तो उससे क्या हो जाएगा? भारत का कोई कानून है नहीं, आप ऐसी कोई गतिविधि करें तो उस पर विचार पे कुछ हो नहीं पाता है, तो ये बड़ा कठिन है कह पाना। लेकिन राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है, वो इस देश के विरोध करने वाले लोग वही शब्दावली इस्तेमाल करते हैं। इस देश में सिर्फ 1984 में सिखों के सर पर पगड़ी होना वो कठिन हो गया था, जान का प्रश्न बन गया था। पगड़ी सर पर है, केश कटा कर नहीं रहे तो कहां गर्दन कट जाएगी, और उस वक्त कांग्रेसियों के ऊपर नरसंहार का आरोप लगा था। ये कोई छिपी हुई बात नहीं, पूरा पंजाब आतंकवाद में रहा इंदिरा गांधी की नीतियों की वजह से, कोई छिपी हुई बात नहीं। अब राहुल गांधी उस जख्म को, उस दर्द को, जिससे बड़ी मुश्किल से सिख बाहर निकले हैं, वो उसको करना चाहते हैं, तो बड़ा आश्चर्यजनक। इल्हान उमर को लेकर मैं तो बड़ा मासूमियत पर हैरान हूं कि अरे वो प्रतिनिधि मंडल था, 8-9 लोगों का नाम सब गिना रहे हैं। अरे यार, कमाल कर रहे हैं आप लोग। भाई, आप जब आरक्षण पर आपको डर लगा ना, जैसे मैं राहुल गांधी के बयान से सहमत नहीं हूं नविका जी, आरक्षण कभी भी किसी स्वस्थ समाज में खत्म नहीं होगा। हां, उसकी सीमा कम होनी चाहिए, धीरे धीरे हम ज्यादा लोगों को आरक्षण से बाहर लाएं, यह कहना चाहिए था राहुल गांधी। लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी तो भी कुछ एक छोटा हिस्सा बचेगा जिसको जरूरत होगी। तो राहुल गांधी पहले समझ नहीं रहे हैं, आरक्षण को खत्म करने का उनका बयान खतरनाक है, वो भी एक समाज को बिगाड़ने वाला है। लेकिन उसकी बात मैं नहीं करूंगा। जब आप कहते हैं कि 8-9 लोग थे, राहुल गांधी की तरफ से बयान आया क्या कि इल्हान उमर भी आई थी, रिप्रेजेंटेटिव में थी। मैंने पूछा कि पाकिस्तान पर यह रुख आपका क्यों है? आया क्या कांग्रेस का बयान? क्या जिस तरह से आरक्षण पर सफाई आई, उस तरह से राहुल गांधी ने अगली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस या अगली वाली स्पीच या अगली वाली छात्रों के साथ या किसी के साथ मुलाकात में उसको कहा क्या? इसका मतलब यह है कि सिखों और मुसलमानों के मन में एक अलग तरह की, वो क्या कहें आप, फियर साइकोसिस कह लें, घृणा डर का माहौल कह लें, बहुत सही कहा आपने, वो डालकर वो राजनीति करना चाहते हैं। ये मजबूरी नहीं है नविका जी, ये डिजाइन है, इसको आप मजबूरी। और अगर ये डिजाइन है तो आशुतोष जी, क्या भारत को इस डिजाइन से डरना नहीं चाहिए? अगर ये डिजाइन भारत के खिलाफ बोलने वालों का कहीं ना कहीं हौसला बढ़ाता है, तो क्या ये डिजाइन भारत के लिए डेंजरस नहीं है? नविका जी, मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे बोलने दिया जाएगा, क्योंकि मैं जो बातें कहने जा रहा हूं उसको सुनकर आपके पैनल के कुछ लोग उछल सकते हैं अपनी कुर्सी से। जो उनके बारे में आप क्या कहेंगे जो भारत के संविधान को स्क्रैप करने की बात करते हैं? मैं उनको देशद्रोही नहीं मानता, कुछ लोग जरूर देशद्रोही मानते हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे जो कहेंगे वो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं? मैं उनको देशद्रोही नहीं कहता, लेकिन कुछ लोग उनको देशद्रोही कहना चाहिए। उनको कहना चाहिए जो रोज लोगों को देशद्रोही होने का सर्टिफिकेट देते हैं। अगस्त 2000 को के.एस. सुदर्शन, आरएसएस के प्रमुख, करण थापड़ ने उनसे पूछा, डू यू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज? उन्होंने कहा नो। तो क्या सुदर्शन देशद्रोही है? देश तोड़ने वाले लोग थे? सिर्फ एक बयान नहीं है। उसके बाद 11 मार्च 2000 को फिर वो कहते हैं आरएसएस वांटेड अ टोटली न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 12 मार्च को कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी स्क्रैप्ड। फिर कहते हैं भारत का संविधान जो है 1935 के अंग्रेजों का बनाया संविधान का एक्सटेंशन है। उसके साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय, एकात्म मानववाद, उसमें कहते हैं कि भारत का संविधान भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। वो कहते हैं भारत का संविधान फेडरल नहीं होना चाहिए, यूनिटरी होना चाहिए। तो क्या मैं मान लूं कि दीनदयाल उपाध्याय देश के खिलाफ काम कर रहे थे? सुदर्शन देश के खिलाफ काम कर रहे थे?
और जिस संगठन के मुखिया इस तरीके की बातें करते हो, भारत के संविधान को स्क्रैप करने की बात कर रहे हो, उस संगठन उससे जुड़े हुए लोगों के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो दूसरों को सर्टिफिकेट बांटते हुए चले। और दूसरी बात, 1984 की बात करते हैं, नानाजी देशमुख ने लेख लिखकर 84 के दंगों को सही ठहराया था, एंडोर्स किया था उसको। और अगर जिसको नहीं पता है वो उसके बारे में देख सकता है, उसके बारे में चेक कर सकता है। सवाल इसी बात को लेकर ये है, मैं तो इल्हान उमर हो चाहे हाफिज सईद हो, किसी से मिलने को गलत नहीं समझता हूं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने जब क्या शपथ कह ली, रहे हैं आप आशुतोष जी? नागरिका जी सुन लीजिए मुझे, मैं तो उछलूंगी अपनी कुर्सी से। इस देश में राहुल गांधी अपने पत्रकारों को तो मिलना नहीं चाहते, भारतीय पत्रकार जो उनसे अग्री नहीं करते उनको तो मिलना नहीं चाहते, और वहां पर इल्हाम उमर से मिलने को आप ठीक बता रहे हैं। मैंने कहा था कि आखिर लोग जंप करेंगे। हाँ। वेद प्रताप वैदिक ने जाके हाफिज सईद से बात की थी, मुलाकात की थी, नहीं मुलाकात की थी? वेद प्रताप वैदिक देश के चंद बहुत बड़े पत्रकार हैं और नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी लोगों में से हैं। संघ से उनका बड़ा करीबी रिश्ता था। 2015 में वो वेद प्रताप वैदिक क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे? वेद प्रताप वैदिक क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे? सुदर्शन जी के बारे में आपकी क्या राय है? सुदर्शन जी के बारे में क्या जो कहते हैं भारत के संविधान को स्क्रैप कर दीजिए, आपकी राय क्या है उसके बारे में? किसी पोस्ट पर नहीं थे, कैबिनेट पोस्ट में, और भारतीय पार्लियामेंट को रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। लेकिन शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए, इसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने हाथ उठाए। शहजाद पहले। सबसे पहले आशुतोष जी, मेरे भाई आशुतोष, सर्टिफिकेट है नाविका, मुझे लगता है अपने अपनी बारी पे अपने हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लहराकर और बाकी इल्हाम उमर को मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले नहीं बन सकते। लेकिन आशुतोष जी, अब देखिए, शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। आशुतोष जी, अब इन द इंटरेस्ट ऑफ अ डिबेट आप अपनी बातों पे उछल रहे हैं, मान्यवर, कोई और तो नहीं उछला, आप ही उछल रहे हैं। अब सुन लीजिए आशुतोष जी, मैंने आपके बीच में एक भी बार डिस्टर्ब नहीं किया, तो आशुतोष जी अपनी अपनी बारी में, आशुतोष जी अपनी अपनी बारी में, और थोड़ा धैर्य आपको भी दिखाना पड़ेगा। हो सकता है मेरी बातों से आपको उछलने का मन करे, पर उछलना मत, अपनी बात पूरी करने दीजिएगा। ये मुझे लगता है लोकतांत्रिक बर्ताव होगा। देखिए, पहले तो मैं आशुतोष जी की बातों पर उछल नहीं चाहता हूं, मैं तो स्वागत करना चाहता हूं। इन्होंने इल्हान उमर की तुलना एक प्रकार से हाफिज सईद से की, तो उनकी दृष्टि में हाफिज सईद जो करता है वही इल्हान उमर कर रही, मैं स्वागत करता हूं। पर एलओपी का पद जो होता है वो भारत के संविधानिक दृष्टिकोण का पद है, ये संसद का पद है, ये देश का पद है, और उस पद पर होते हुए ना आप हाफिज सईद से मिल सकते हैं, ना भारत विरोधी या भारत के विघटन करने वाले लोगों से मिल सकते हैं। मैंने आपको वाजपेयी जी का उदाहरण दिया, तो आपको मोदी जी का भी उदाहरण देता हूं। मोदी जी डिक्लेयर हुए थे, एलओपी तो नहीं थे वो, पर वो डिक्लेयर हुए थे पीएम कैंडिडेट के रूप में। एक नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह को देहाती औरत बोला, तो चुनाव के बीच में मोदी जी खड़े होकर सार्वजनिक सभा में बोले, चाहे राहुल गांधी इनका ऑर्डिनेंस फाड़े, मेरे देश के प्रधानमंत्री को तू नवाज कैसे बोलेगा ये देहाती औरत। ये होता है दायित्व निभाना एक पद का। अब मैं आता हूं अपनी दूसरी बात पर। आपने बोला कि संविधान को बदलने की बात के.एस. सुदर्शन ने की, वैसे तो 100 बार कांग्रेस ने बदला है, पर आज के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आशुतोष जी हमेशा जब मैं इतिहास में जाता हूं तो बोलते हैं आज की बात करो, शहजाद आज की बात करो, इतिहास में कहा जाता है, तो मैं आज की बात कर रहा हूं। आज इस सुंदर संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू होने का काम 5 अगस्त को हुआ 2019 में, उसको वहां से हटाना कौन चाहता है? एनसी बोलती है 370 लागू होगा और वाल्मीकि का आरक्षण छिन जाएगा और 2 संविधान होंगे। अब आशुतोष जी, जो संविधान की आप वकालत करते हैं, बताइए कि कांग्रेस पार्टी एनसी के स्टैंड पर स्टैंड क्यों नहीं लेती?